राष्ट्रपति भवन, जहां की भव्यता और गरिमा राष्ट्र की आत्मा और आत्मीयता की पहचान बनकर दमकती है, जहां राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान का गौरव बसता है। ये है वही राष्ट्रपति भवन जहां हमारे देश के नायकों को सर्वोच्च सम्मान के साथ राष्ट्र करता है सलाम। तो आइए यहीं से करते हैं हमारे पद्म श्रृंखला के सीजन 3 की शुरुआत। मिलते हैं उन नायकों से जिनकी कहानियां हैं प्रेरणा, जिनका संघर्ष है असाधारण और जिनकी पहचान बन गए हैं पद्म पुरस्कार। और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हम यहाँ पहुंचे हैं दिल्ली के क्राफ्ट म्यूजियम में, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तमाम उन कला साधकों से जिनकी हर सांस में बसती है कला, जिन्होंने तमाम मुश्किलों में भी अपनी परंपराओं का साथ नहीं छोड़ा और जिन्होंने अपनी विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प भी निभाया, ताकि हमारी संस्कृति और हमारी विरासत इतिहास के हर दौर में जीवंत रही है और आगे भी यूं ही रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से यूं ही जुड़ती रहे। जिंदगी के 73 वर्ष कम नहीं होते, पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन अगर कोई कलाकार अपनी जिंदगी के 73 वर्ष किसी कला को समर्पित कर दे तो फिर बात करनी तो बनती है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के वडोदरा के धार्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या की। माण भट्ट कला को इन्होंने दिए हैं नए आयाम। 94 वर्ष के हैं वे आज, लेकिन 73 वर्षों तक इस कला को उन्होंने अपने पसीने से सींचा है। उनकी आवाज़, लय, सुर, उनकी प्रस्तुति यही एहसास कराती है कि कोई भी कहानी सिर्फ शब्दों की गाथा नहीं होती है, बल्कि हमारी संस्कृति की संवाहक होती है। उनके प्रयासों के लिए उन्होंने हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। सदियों पुरानी गुजराती कथकला, जिसमें कलाकार उंगलियों में पहनी अंगूठियों से माण पर ताल देकर अपने स्वर, ताल और भावनाओं के साथ पौराणिक कथाएं और धार्मिक गाथाएं जीवंत कर देता है। ये है माण भट्ट लोक कला। गुजरात के वडोदरा के 94 वर्षीय धार्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या ने 7 दशकों से अधिक समय तक इस दुर्लभ गुजराती लोक कथात्मक परंपरा आख्यान को तमाम बाधाओं के बाद भी अपने समर्पण से सींचा। मैट्रिक तक पहुँचे ही थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो उन्होंने कहानी सुनाना अपने गुजारे का जरिया बना लिया। पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी हासिल किया। मेरी सफल शुरुआत हुई मेरे पिताजी से। जब मैं अभ्यास करता था तब मेरे पिताजी तो बड़े मानभट्ट थे उस समय में, और उनकी कीर्ति भी गुजरात में थी। तो मैं छोटी उम्र से उनके साथ में जाता था। वो महाभारत की कथा सुनाते थे रात को, जब गर्मी के दिन थे तो छोटी छोटी पोल में और कोई समाज में जाता था। तो तब से मुझे प्रेरणा मिल गई। गणपति महाराज का स्मरण करके मैंने पहले छोटे छोटे पोल में, खास करके हारमोनियम से मैंने कथा शुरू की। धीरे धीरे मुझे महाभारत में आनंद आया। लगभग 10 साल तक मैंने महाभारत की कथा बड़ौदा की सारी गलियों में सुनाया। रामायण, महाभारत और पुराण जैसे महाकाव्यों की कथाओं के साथ साथ अपने आख्यानों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और व्यसन के खतरों जैसे विषयों को आवाज देकर उन्होंने इस पारंपरिक कला रूप को सामाजिक शिक्षा का माध्यम बना दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। माण भट्ट परंपरा को आगे बढ़ाने वाले एकमात्र कलाकार धार्मिक लाल पांड्या ने आख्यान पर कई पुस्तकें लिखी और युवा पीढ़ियों को भी प्रशिक्षित किया। हम रुलाते भी है, हंसते भी है और सबको ज्ञान भी देते हैं। इसलिए आप पूछो तो उसका जवाब यही है कि समाज के ऊपर बड़ा हम बोलते बोलते भाव विभोर भी हो जाते हैं। माता बिना सुनो संसार,
माता विना दे सो अवतार, गोड़ विनानो मोरो कंसार, माता विनानो सुनो संसार। जब हम गाते थे जितनी भी स्त्रियाँ उनकी आँख में आंसू थे। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संदेश में यही देना चाहता हूँ कि समाज में हमारी माण आख्यान कला का इतना प्रचार, जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो पद्मश्री का दिया भारत सरकार ने, हम आभारी है गुजरात सरकार के। बस इसकी वजह से जो कुछ अभी चलता है वो आगे चल। लेकिन एक मेरी विनती है समाज में और कई बड़े लोगों में, और सरकार भी जो उनको प्रोत्साहन देगी। मुखे मुखे पलाशनु पान, हे मुखे मुखु हे सिरे मुखु पलाशनु पान। धार्मिक लाल पांड्या ने पिछले 7 दशकों में 2500 से अधिक आख्यान प्रस्तुतियां दी हैं। इस परंपरा के दस्तावेजीकरण और शिक्षण में भी उनका अद्भुत योगदान रहा है। बचपन से गुरुजी के साथ प्रोग्राम में लाइव साथ में हम संगत करते थे। जैसे मैं ताल का करता था, मेरा भैया हारमोनियम में। अभी तक हम संगत करके जो भी हमको ज्ञान लेना था वो माण कला का, वहाँ स्टेज पर से हमारी यूनिवर्सिटी थी। कोई स्पेशल क्लास नहीं था उस समय में। अभी तक भी दादाजी का एक नैतिक सिद्धांत है, उसने अभी जो हमारी जो माण कला है उसका कभी बिक्री नहीं किया है, उसी का कोई चार्ज नक्की नहीं किया है। ये जो कला है पुरातन मतलब मध्यकालीन युग से चली आ रही, वो परंपरा आगे भी चलती रहेगी। मुझे स्वामी सुख सौखापो हृदय वसो हमें, पार्वती सुतगणी। ऐसे युग में जहां मौखिक परंपराएं तेजी से लुप्त हो रही हैं, पांड्या के प्रेरक प्रयासों को मिला है राष्ट्रीय सम्मान। माण भट्ट कलाकार धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या को पद्मश्री के पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। राजा उद बोला आणि तुळजापूरला चला, राजा उद बोला, राजा उद बोला, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की। क्या बात है, महाराष्ट्र की लोक कला का एक उदाहरण आपके सामने हमने रखा। क्या महत्ता थी इस गीत की? ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि और पूरे महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी माँ भवानी, उनका जागरण है। जब जब शिवाजी महाराज युद्ध को जाते थे तो वह माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए जागर गोंधळ करते थे। और जब हमारे बेटियों की बच्चों की शादी होते उसमें भी भवानी माता का जागरण होता है। तो ये जागर है महाराष्ट्र का, बहुत मशहूर। और महाराष्ट्र की संस्कृति तो इतनी समृद्ध है ना। और महाराष्ट्र के ही एक लोक वादक हैं भिडक्या लाडक्या ढिंडा, और इनकी बात करें तो ये तारपा वादक है। और तारपा बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस वाद्य यंत्र का, लेकिन ये 10 फुट लंबा लौकी और बांस से बना एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका इन्होंने संरक्षण किया और हर समारोह में ये बजाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को इसमें प्रशिक्षित भी किया। इसीलिए उन्होंने पाया पद्मश्री का सम्मान। महाराष्ट्र के पालघर की धरती से उठती एक साथ की भरी धुन, आज पूरे देश के दिलों में सम्मान बनकर गूंज रही है। ये कहानी है सुदूर जवार के एक छोटे से गांव में रहने वाले 92 वर्षीय वरिष्ठ आदिवासी तारपा वादक भिकल्या लाडक्या ढिंडा की, जो 10 वर्ष की उम्र से ही बांस और लौकी से बने इस पारंपरिक वाद्य यंत्र तारपा को बजाते आ रहे हैं। ढिंडा का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उनकी कला हमेशा उनकी पहचान बनी रही। करीब 400 वर्ष पुराने अपने पूर्वजों से विरासत में मिली तारपा वादन कला को
उन्होंने अपने सुरों से जीवित रखा। पूजा, त्योहारों और हर सामाजिक अवसर पर उनका तारपा सिर्फ एक वाद्य के तौर पर नहीं बजता, बल्कि मानो पूरी आदिवासी संस्कृति की आत्मा बोल उठती है। आता माझा 7-8 फुट माझा तारपा है। मेरा तारपा लगभग 7-8 फुट लंबा होता है। मैंने अपना एक तारपा दिल्ली में अधिकारियों को समर्पित किया था। मेरे लिए ये वाद्य सिर्फ एक वाद्य नहीं, बल्कि मेरा देवता है। निवनात आलो, ते माझा दैवत आहे। भूक लागायचा तर विश्रांती म्हणून। बचपन में कई कठिनाइयां आई। कभी गाय चराने जाता था, कभी जंगल में भटकता था। माँ मुझे खाने के लिए एक रोटी देती थी। भूख लगती थी तो कभी खेत से ककड़ी खाकर पेट भरता था, लेकिन मैंने तारपा कभी नहीं छोड़ा। आणि मग थोडा आराम मिळाला, मग तरी तारपा मी सोडून नाही दिला। तारपा करीब 10 फुट तक लंबा हो सकता है। इसे साधना आसान नहीं है, लेकिन ढिंडा ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उनके सुरों में गांव की मिट्टी की खुशबू है, परंपरा की गहराई है और एक ऐसी सादगी है जो सीधे दिल को छू जाती है। उन्होंने न सिर्फ देश भर में अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि कई युवाओं को ये कला सिखाकर उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़े रखा और आजीविका का रास्ता भी दिखाया। आज आम्ही लोक भूकताना तरी पण वाद्य। ये कला मेरे पूर्वजों से चली आ रही है। मैंने इसे संभाला है और चाहता हूँ कि आगे की पीढ़ी भी इसे सीखे। लेकिन आजकल बच्चे इस कला में कम रुचि लेते हैं। अगर सरकार या कोई संस्था मदद करे तो मैं बच्चों को ये कला सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी करीब 100-200 बच्चों को तारपा बजाना सिखाया है। हमारी आदिवासी संस्कृति और ये वाद्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसे बचाना बहुत जरूरी है। आज बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कला को सच में आगे बढ़ाया जाए। बैट खेला जाता, रन काढ़ा जाता। हमारा जो पिता वो बजाता है तारपा, वो क्या है, वो हम पहले से वो स्कूल में जाते तो हमको थोड़ा थोड़ा बजाने आता है। लेकिन हमारा जो मेरे छोटे भाई का जो बेटा है वो थोड़ा 10-5 मिनट बजाता है। वो तो ये जो हमारी ये संस्कृति है वो हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। अपने जीवन को पूरी तरह लोक कला की सेवा में समर्पित करने वाले भिकल्या लाडक्या ढिंडा को अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की वर्षों की साधना, त्याग और निस्वार्थ प्रेम को देश कर रहा है सलाम। आदिवासी कला के संरक्षक भिकल्या लाडक्या ढिंडा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। इस तरह के हथकरघे ही तो हैं जिन पर सदियों से हमारे देश के बुनकर अपने खून पसीने से हमारी वस्त्र संस्कृति के ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि देश भी उन्हें सलाम करता है। ऐसे ही एक बुनकर भाई हैं हमारे उड़ीसा के कटक जिले के शरद कुमार पात्र, जिन्होंने 6 दशक अपनी जिंदगी के समर्पित कर दिए इक्कत वस्त्र कला के संरक्षण में। उन्होंने 100 से ज्यादा बुनकरों को इसमें प्रशिक्षित भी किया और 50 से ज्यादा शेड्स भी उन्होंने तैयार किए और उनका जो अनुपम योगदान रहा है इक्कत वस्त्र परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ाने में, उसी के लिए उन्होंने हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। करघे पर चलते धागे की हल्की सी खनक, मानो समय खुद ठहर कर एक कहानी बुन रहा हो। एक ऐसी कहानी जिसमें रंग है, परंपरा है और पीढ़ियों की साधना बसी है। ये है इक्कत, एक प्राचीन वस्त्र परंपरा जिसमें कपड़े की बुनाई से पहले ही धागों को बांधकर रंगा जाता है। ओडिशा की इस समृद्ध बुनकर परंपरा इक्कत से जुड़े शरद कुमार पात्र ने इस कला को अपनी पूरी जिंदगी बना लिया। पिछले 60 वर्षों से वे कटक जिले के मणियाबंधु नुआपतना के हैंडलूम क्लस्टर में समय के साथ लुप्त हो रही इक्कत बुनाई को जीवित रखे हुए हैं। उनकी साधना का सबसे अद्भुत उदाहरण है गीत गोविंद की बुनाई, जिसे उन्होंने एक लंबे रेशमी कपड़े पर चित्रों और उड़िया लिपि के साथ बुना।
और इसे पूरा करने में उन्हें 7 वर्षों का समय लगा। ये सिर्फ एक कृति नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और समर्पण का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने 50 से अधिक प्राकृतिक रंगों के शेड विकसित किए और उन तकनीकों को फिर से जीवन दिया जो लगभग विलुप्त हो चुकी थी। समस्ते जगन्नाथमय, कारण समस्ते हमारे क्षेत्र में सभी जगन्नाथ जी के भक्त हैं। मुझे गीत गोविंद काव्य बनाने में 7 साल लगे। हमारे परिवार और गांव में सभी लोग जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद के अंगवस्त्र बनाते हैं। कंसारी रपि संसार वासना भव श्रृंखला राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। उनके हाथों से बने सूती और रेशमी साड़ियाँ, धोती, दुपट्टे और वस्त्र देश भर में सराहे जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी कला नहीं, बल्कि वो विरासत है जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। शरद कुमार पात्र का मानना है कि इस कला को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की है और उन्हें इसे संजोकर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 100 से अधिक बुनकरों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे। ये काम मैंने अपने पिताजी से सीखा है। मेरे पास 150 से 200 बच्चों ने यह काम सीखा है। उनमें से मायादार दास को राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और भी बहुत से बच्चे सम्मानित हुए हैं। अनेक सब सम्मानित होउछंदी। एते करिया परे मु नुवा काम देखिली, नुवा काम भी करले। मैं यहाँ पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से यह काम सिखाया है। मुझे इस काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। गुरुजी को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर मुझे बहुत खुशी है। बहुत खुशी आनंद लगिला। पद्मश्री का सम्मान उनके जीवन भर की साधना का सच्चा फल है और उनके वर्षों के समर्पण को मिली एक बड़ी पहचान है। बहुत पर्यटक तो आसुचंदी, देश विदेश सब आसुचंदी। यहाँ पर देश विदेश से लोग हमारी कला देखने आते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि यदि हमारी कला को प्रोत्साहन दिया जाए तो यह कला और आगे बढ़ेगी। मैं आज की युवा पीढ़ी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वे इस कला को सीखें और अपनाएं, ताकि यह कला सुरक्षित रहे और आगे बढ़ती रहे। कला निश्चित आगू बढ़ियो। पद्मश्री अवार्ड पाई। मेरे पति को पद्मश्री मिलने जा रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। यह हमारे गांव के लिए भी गर्व की बात है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे द्वारा बनाए गए गीत गोविंद वस्त्र भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित होते हैं। भगवान जगन्नाथ पाखरे समर्पित होउची। उनकी इस साधना को विभिन्न मंचों पर सम्मान भी मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रतिष्ठित संत कबीर पुरस्कार और अब पद्म पुरस्कार से मिली है उनकी कला साधना को राष्ट्रीय पहचान। प्राचीन रंगाई तकनीकों को पुनर्जीवित कर इक्कत कला के विकास और संरक्षण के लिए मास्टर बुनकर शरद कुमार पात्र को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। जब भी इस तरह के ग्रामीण परिवेश में आते हैं तो लोक कलाओं की सुर लहरियां मानो अपने आप ही कानों में घुलने लगती हैं। और ऐसे ही राजस्थान के जैसलमेर के एक वाद्य कलाकार हैं तगाराम भील, जो बजाते हैं अलगोजा। नाम सुना है कभी? नहीं ना? लुप्त प्राय था ये वाद्य, लेकिन उन्होंने इसे लुप्त होने नहीं दिया। सोचिए, 10 साल की उम्र से बजा रहे हैं वे अलगोजा और बकरियां चरा रहे थे। लेकिन बकरियां चराते चराते उन्हें अलगोजा बजाने से ऐसा प्रेम हुआ कि उन्होंने ये साथ कभी नहीं छोड़ा और न केवल राजस्थान की इस आदिवासी लोक संस्कृति को स्थानीय स्तर पर जोर दिया, बल्कि 35 से अधिक देशों तक विश्व पटल पर ले गए वे इस अलगोजा वाद्य को। इतने गहरे प्रयास थे उनके कि उन्होंने हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। राजस्थान के रेगिस्तान में जब हवाएं रेत को छूती हैं, तो उनमें कहीं दूर एक मधुर धुन सुनाई देती है। ये धुन है अलगोजा की। और इस धुन को अपनी पहचान बनाने वाले कलाकार हैं जैसलमेर के मुलसागर गांव के तगाराम भील।
बचपन बड़े ही संघर्षों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। बचपन में वे बकरियां चराया करते थे। अपने पिता टोपण राम भील को अलगोजा बजाते देख उनके भीतर 11 वर्ष की उम्र में संगीत के ऐसे बीज पड़े कि यही प्रेरणा धीरे धीरे उनका सपना बन गई। अपना वाद्य खरीदने के पैसे नहीं थे तो अपने हाथों से अलगोजा बना लिया। 1981 में जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब जैसलमेर की कलेक्टर ने उन्हें 15 अगस्त के कार्यक्रम में मंच दिया तो पहली बार मंच पर मिली सराहना ने उनके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जगाया कि उन्होंने तय कर लिया कि अब अलगोजा ही उनका जीवन है। मेरे पिताजी बजाते थे, तब मैंने भी बकरी चराते हुए बकरी के साथ मुझे भेज देते थे और पिताजी अपने ऊँटने के ऊपर लकड़ी बेचते थे। तो उस टाइम मैंने भी चुपचाप से उठा करके बकरी के साथ लेके चला जाता अनुज के और बजाते बजाते खेलते बजाते सीख लिया। तो 3-4 साल के अंदर मैंने कंट्रोल कर लिया बजाना। तो पहला मेरा स्टेज शो हुआ था वो मेरा जैसलमेर में हुआ था। 1981 में 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था। तो ऐसे करता आगे से आगे मेरी पहचान बढ़ती गई और लोगों ने हर एक ने सहयोग किया मेरा, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज। आज तगाराम भील न सिर्फ एक कुशल कलाकार हैं बल्कि अलगोजा सिखाने वाले गुरु भी बन चुके हैं। उनकी धुनें अब गांव की सीमाओं को पार कर देश और विदेश तक गूंज रही हैं। उन्होंने इस पारंपरिक वाद्य यंत्र को विश्व पटल पर पहचान दिलाई और वे अब तक 35 से अधिक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, लगन और साधना की एक जीवंत मिसाल है। हमारे को तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि जब कलाकार जब पूरी जिंदगी प्रयास करता करता थक जाता है, जब ऐसा कोई पद मिल जाता है उससे हमें बहुत ताकत मिल गई है, ऊर्जा मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है इसमें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान करे हमारे नई जनरेशन के हर युवा ऐसी कलाएं सीखें और अपना नाम कमाएं, अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं और सबको ये संगीत के ऊपर ध्यान देके सीखना चाहिए। लोकवादक तगाराम भील की अद्भुत साधना आज भी अलगोजा की हर धुन में सांस ले रही है। लोक संगीत में अपने अतुल्य योगदान के लिए अलगोजा वादक तगाराम भील को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। जन जन जुड़ जाते हैं तो बनता है समाज और समाज निर्माण से ही तो देश निर्माण होता है। और हमारे देश में तो ऐसे कितने ही गुमनाम लोग हैं, साधारण लोग हैं जिन्होंने अपने असाधारण जज्बे से देश के विकास में, समाज के विकास में और हमारी संस्कृति को समृद्ध करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम आप उन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन देश दे रहा है उन्हें पहचान पद्म पुरस्कारों के माध्यम से। और इन गुमनाम नायकों की गाथाएं हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारे इस कार्यक्रम में। तो देखते रहिए हमारे पद्म और दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।